पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ बगावत हो गई है। जनता सड़क पर उतर आई है। सुरक्षा बलों के साथ टकराव शुरू हो गया है, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है। प्रदर्शन के चलते सरकार मुश्किल में है। सबसे बड़ी मुश्किल इस बात की है कि जनता एक बार फिर से शाह के राज को वापस लाने की मांग कर रही है। मौजूदा सरकार को हटाने के लिए नारेबाजी चल रही है। खामेनेई को तानाशाह बताया जा रहा है। खामेनेई के खिलाफ ईरान में बगावत से अमेरिका खुश दिख रहा है, तो वहीं खामेनेई ने अब सुरक्षा बलों को सड़क पर उतार दिया है। टकराव बढ़ता ही जा रहा है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। पुतिन के आवास पर हमले को लेकर रूस ने दिया अमेरिका को सबूत। अमेरिका का दावा, हमला रूस का प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला हो सकता है 2026। बलूच बनाएंगे 5 लाख लोगों की आर्मी। भारत से मांगी मदद। टीडीपी ने एयरफोर्स बनाने का किया है दावा। चीन और ताइवान के बीच तनाव में अमेरिका की एंट्री। वॉशिंगटन बोला, ताकत से हालात बदलने की कोशिश नहीं करे बीजिंग। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा था, चीन और ताइवान का एक होना तय। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया में किस जानवर के दांत है सबसे पैने। मजबूती में पत्थर तो धार ब्लेड से भी ज्यादा पैनी। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत को इजाजत नहीं। चिनाब नदी पर डैम से घबराया पाकिस्तान। सिंधु जल संधि का दिया हवाला। भारत ने पहलगाम हमले के बाद 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि को कर दिया है स्थगित। बेगम खालिदा जिया के शोक समारोह में जुटे नेता, तो मोहम्मद यूनुस को दिखा मौका। फिर से सार्क को पुनर्जीवित करने की कही बात। पाकिस्तान ने किया समर्थन। अफगानिस्तान में तालिबान ने मार गिराया अमेरिकी ड्रोन MQ-9। पाकिस्तान से आया था ड्रोन, भारत भी करता है इसका इस्तेमाल। अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का ईरान ने निकाला तोड़। हथियार बेचने के लिए क्रिप्टो करेंसी में डील करने की तैयारी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा। तो ईरान पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है। तेहरान में पानी की सप्लाई मुश्किल हो गई है। सरकार पहले से ही परेशान दिख रही थी कि अब उसके खिलाफ बगावत का तूफान भी सामने आ गया है। पूरे ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान में 40 साल से आयतुल्ला अली खामेनेई का ही शासन चल रहा है। 1981 से लेकर 1989 तक वो ईरान के राष्ट्रपति रहे और उसके बाद से उन्होंने सुप्रीम लीडर की कुर्सी संभाल ली। लेकिन पहली बार ईरान में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्हें तानाशाह बताया जा रहा है। तानाशाही मुर्दाबाद के नारों से ईरान की हर सड़क गूंज रही है। वैसे ईरान में 3 साल पहले भी प्रदर्शन हुए थे। हिजाब मामले में सुरक्षा बलों की सख्ती के चलते महसा अमीनी नाम की एक युवती की जान चली गई थी, जिसके बाद पूरे देश में हिजाब को लेकर प्रदर्शन हुए थे। लेकिन ये प्रदर्शन सरकार की धार्मिक नीति को लेकर थे। खामेनेई निशाने पर नहीं थे, लेकिन इस बार निशाना खामेनेई को बनाया गया है। शुरुआत में इन प्रदर्शनों के पीछे सरकार ने अमेरिका और इजराइल का हाथ बताया। कहा कि जल्दी ही ये शांत हो जाएगा। लेकिन तेहरान से शुरू हुए प्रदर्शन अब ईरान के 31 में से 24 राज्यों में फैल चुके हैं। प्रदर्शन का कारण देश की बदहाल आर्थिक स्थिति को माना जा रहा है। दिसंबर 2025 में 1.45 मिलियन ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत सिर्फ 1 अमेरिकी डॉलर रह गई। महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में 72% और दवाओं की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी सिर्फ 1 साल में हुई है। इस बीच सरकार की तरफ से 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव भी सामने आए हैं, जिससे लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है। 6 दिन पहले 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार के व्यापारियों ने महंगाई और सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ दुकान बंद कर विरोध जताया था। तब किसी को एहसास नहीं था कि ये छोटा विरोध प्रदर्शन पूरे देश के युवाओं को भड़का देगा। वो सड़क पर उतर आएंगे। पहले तेहरान के व्यापारी सड़क पर आए, उसके बाद करीब 1 दर्जन विश्वविद्यालय के छात्र इसमें शामिल हो गए और उन्होंने खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। छात्रों ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रजा पहलवी के समर्थन में भी नारे लगाए, जिन्हें 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान सत्ता से हटा दिया गया था। इन प्रदर्शनों के पीछे शाह समर्थकों का हाथ भी माना जा रहा है।
ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजरायल की मदद से शाह ईरान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अमेरिका में निर्वासन में रह रहे रजा पहलवी ने प्रदर्शन का समर्थन किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं आपके साथ हूं, जीत हमारी होगी क्योंकि हमारा मकसद सही है और क्योंकि हम एकजुट हैं। जब तक यह सरकार सत्ता में रहेगी, देश की आर्थिक स्थिति खराब होती रहेगी। साफ है, अब चुनौती सीधे सीधे खामेनेई को मिल रही है, जिसके बाद अब उन्होंने सेना को सड़क पर उतार दिया, जिसके बाद जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था वो हिंसक हो गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जगह जगह टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी भवनों पर हमले किए हैं, जिसमें बैंक, गवर्नर कार्यालय और महत्वपूर्ण ठिकाने शामिल हैं, जिससे उन्हें जबरदस्त नुकसान भी हुआ है। और जवाब में सुरक्षा बलों ने भी सख्ती दिखाई है। आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कुछ जगहों पर गोलीबारी की भी खबरें सामने आई हैं। शुरुआती रिपोर्ट में 7 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही है, जिसमें पैरामिलिट्री बल का एक जवान भी शामिल है। बढ़ते प्रदर्शन के चलते ईरान की सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इन प्रदर्शनों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के लोग अपनी सरकार की लगातार नाकामियों से नाराज हैं और वही नाराजगी अब सड़कों पर दिख रही है। तेहरान सरकार ने दशकों से देश की अर्थव्यवस्था, खेती, पानी और बिजली जैसे बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज किया है। इसके बजाय अरबों डॉलर आतंकी संगठनों और परमाणु हथियारों के शोध पर खर्च किए गए। अमेरिकी अधिकारी ने यह भी कहा कि ईरान की सरकार अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रही है। इन्हीं वजहों से जनता में असंतोष बढ़ता है और अब वो खुले तौर पर प्रदर्शनों के रूप में सामने आ रहा है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन से अमेरिका खुश दिख रहा है, इजरायल भी खुश दिख रहा है, क्योंकि ईरान का ध्यान अब प्रदर्शन की तरफ है। तो वहीं इजरायल और अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में खामेनेई के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो युद्ध विराम की तमाम कोशिशों के बीच ये जंग खत्म होने की बजाय अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां अपने ही लोगों पर हमले हो रहे हैं। जी हां, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन ने नए साल के मौके पर अपने ही इलाके में हमला कर दिया है। हालांकि अब इस क्षेत्र में रूस का कब्जा है। हम बात कर रहे हैं खेरसोन क्षेत्र की। यहां रूस के कब्जे वाले गांव में नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से हमला किया है। रूसी अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में 24 लोगों की जान चली गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मॉस्को ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस हमले ने रूस को यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल करने के संकल्प को और ज्यादा मजबूत किया है, जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि जल्दी ही रूस की तरफ से यूक्रेन पर जवाबी हमला होगा, यानी ये जंग और तेज होगी। रूस का आक्रामक रवैया यूक्रेन की परेशानी बढ़ा सकता है, क्योंकि पहले ही यूक्रेन हथियारों के लिए अमेरिका से मदद पर निर्भर है और अब उसके पास सैनिकों की संख्या भी घटती जा रही है और जो सैनिक हैं भी रूसी सैनिक उन्हें आसानी से मात दे रहे हैं। ऐसे में अगर जंग तेज होती है तो यूक्रेन ज्यादा दिन तक मैदान में नहीं टिक पाएगा, यह भी साफ नजर आ रहा है। और यही नहीं, हमले बढ़ने से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध खत्म करवाने की कोशिशों पर भी संकट मंडराता नजर आ रहा है। पहले ही कई दौर की वार्ता के बावजूद दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई है और अब तेज होती जंग शांति की उम्मीदों को और धूमिल कर रही है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भड़क गए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर न्यूयॉर्क पोस्ट का एक संपादकीय शेयर किया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस लेख में रूस को यूक्रेन शांति वार्ता में सबसे बड़ी बाधा करार दिया गया है। ऐसे में ट्रंप की इस पोस्ट को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव बनाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस लेख का शीर्षक था, पुतिन का हमला साबित करता है कि रूस ही शांति के रास्ते में बाधा है। रूस विश्व भर में ट्रंप के एजेंडे का विरोध कर रहा है। वॉशिंगटन को अब रूस को और ज्यादा रियायतें नहीं देनी चाहिए, उसके खिलाफ कठोर रुख अपनाना चाहिए। कीव ने अपना हिस्सा निभा दिया है। पुतिन पर जिम्मेदारी है कि वे कदम उठाएं या यूक्रेन में और सख्त प्रतिबंध हो और घातक हथियारों का सामना करें। उनकी जीत ना तो नजदीक है और ना ही सुनिश्चित। खास बात यह भी है कि इस संपादकीय में रूस से ईरान को मिल रहे समर्थन का भी जिक्र किया गया है। ऐसे में ट्रंप का इस पोस्ट को शेयर करना इस बात का भी संकेत माना जा रहा है कि वो रूस के साथ ही ईरान पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रूस अमेरिका के दबाव में आता नजर नहीं आ रहा, बल्कि अपने ही रुख पर अडिग है। अब मॉस्को ने अमेरिका के सामने पुतिन के घर पर हुए हमले के सबूत पेश कर दिए हैं। दरअसल रूस का दावा है कि यह हमला यूक्रेन ने किया है, हालांकि यूक्रेन ने इससे इनकार किया है, जिसके बाद अमेरिका ने भी इस हमले में यूक्रेन का हाथ होने के किसी भी सबूत से इनकार किया। लेकिन अब रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख एडमिरल इगोर कोत्स्युकोव ने यूक्रेनी ड्रोन का एक अहम हिस्सा अमेरिकी मिलिट्री अटैची को सौंपा है।
रूसी अधिकारियों का दावा है कि डिवाइस से मिले डेटा से पता चलता है कि टारगेट नोवगोरोद इलाके में राष्ट्रपति पुतिन के इस्तेमाल किए जाने वाला एक आवास था, जिसके बाद इस मामले में तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन ही नहीं अमेरिका को भी अपना रुख साफ कर दिया है, जिसके बाद शांति समझौते को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि रूस और यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए अब अमेरिका क्या कदम उठाता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान इस वक्त कई तरह के संकट से घिरा हुआ है। इमरान खान को लेकर सियासी टकराव तो चल ही रहा है, आर्थिक संकट अलग से सरकार की परेशानी का कारण बना हुआ है, लेकिन अब एक और बड़ा संकट पैदा हो गया है, बगावत का। वैसे तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार हिंसा चल रही है, लेकिन नए साल की शुरुआत के साथ अब यहां पाकिस्तान की मुश्किलें कुछ ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बलूचिस्तान को आजाद देश बनाने की लड़ाई तेज हो गई है और अब विद्रोही बलूचों ने अपनी आर्मी बनाने का ऐलान कर दिया है। और ये कोई छोटी सेना नहीं होगी, बल्कि 5 लाख जवानों की सेना बनाने की तैयारी हो रही है। बलूच नेता मीरयार बलूच ने दावा किया है कि बलूचिस्तान की सेना अपने दोस्त देशों की सेना के साथ मिलकर कट्टरपंथी ताकतों से लड़ेगी और उन्हें हराएगी। ये सेना बलूचिस्तान के समुद्र, जमीन और हवाई क्षेत्र की रक्षा करेगी। आजाद बलूचिस्तान के राजनयिक मिशन दुनिया के 190 देशों में शुरू किए जाएंगे, जिससे दुनिया को बलूचिस्तान गणराज्य को जल्द से जल्द मान्यता देने के लिए मनाया जा सके। मीर का यह बयान बता रहा है कि पाकिस्तान के विभाजन का खतरा पैदा हो गया है। वैसे मीर का दावा है कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। बलूच लोगों के साथ 1947 के वक्त धोखा किया गया। इस धोखे को अब सुधारना चाहिए और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर देना चाहिए। इससे पहले खैबर प्रांत में पाकिस्तान की सेना पर लगातार हमले कर रहा तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने एयरफोर्स यूनिट के गठन की घोषणा की है। टीटीपी अगर वाकई ऐसा कर पाने में कामयाब रहता है तो 2026 पाकिस्तान के लिए बुरा सपना बन सकता है। इस बीच बलूचिस्तान ने भारत से मदद मांगी है। भारत के विदेश मंत्री को बलूच नेता मीरयार बलूच ने एक खुला पत्र लिखा है। मीरयार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पत्र को शेयर किया है, जिसमें उन्होंने भारत और बलूचिस्तान के ऐतिहासिक संबंधों और साझा विरासत का भी जिक्र किया है और साथ ही भारत से बड़ी मदद की अपील की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों ने पिछले 69 साल से पाकिस्तान के कब्जे, प्रायोजित आतंकवाद और मानवाधिकारों के अत्याचारों को सहा है। अब समय आ गया है कि इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए, जिससे हमारे राष्ट्र के लिए स्थायी शांति और संप्रभुता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने पाकिस्तान और चीन के रणनीतिक गठबंधन को खतरनाक बताया और चेतावनी दी कि बीजिंग ने इस्लामाबाद के सहयोग से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अपने अंतिम चरणों में पहुंचा दिया है। चीन यहां अपनी सेना की तैनाती शुरू करने वाला है, जो बलूचों की मुश्किल तो बढ़ाएगा ही, साथ ही भारत के लिए भी चिंता का कारण बनेगा। इसलिए भारत को बलूचों की मदद करनी चाहिए। फिलहाल भारत ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन पाकिस्तान में जरूर तूफान आया हुआ है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पूर्वी एशिया में बढ़ते तनाव की। तो चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तो नए साल के साथ ही यह ऐलान कर दिया है कि अब ताइवान और चीन के एकीकरण को कोई नहीं रोक सकता, जिसके बाद से ही इस क्षेत्र में भारी तनाव देखा जा रहा है। ताइवान ने हमेशा ही अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की बात कही है। जिनपिंग के ऐलान पर भी ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने चीन को खुली चुनौती ही दे दी। उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रपति के रूप में मेरा रुख हमेशा स्पष्ट रहा है, राष्ट्रीय संप्रभुता की दृढ़ता से रक्षा करना। चीन की बढ़ती विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं के सामने अंतरराष्ट्रीय समुदाय देख रहा है कि क्या ताइवानी लोगों में खुद की रक्षा करने का संकल्प है। दरअसल बीते दिनों चीन ने ताइवान के आसपास के इलाकों में सैन्य अभ्यास किया, जिस पर ताइवान भड़का हुआ है और अब दोनों देशों के बीच छिड़ी जुबानी जंग में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि चीन की सैन्य गतिविधियां और ताइवान और क्षेत्र के अन्य पक्षों को लेकर उसकी भाषा गैर जरूरी तनाव बढ़ा रही है। हम चीन से संयम बरतने, ताइवान के खिलाफ सैन्य दबाव बंद करने और इसके बजाय सार्थक संवाद में शामिल होने की अपील करते हैं। अमेरिका ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता का समर्थन करता है और वर्तमान स्थिति में किसी भी एक तरफा बदलाव का विरोध करता है, चाहे वो बल प्रयोग या किसी दबाव के जरिए ही क्यों न किया गया हो। अमेरिका का यह बयान चीन को एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने ताइवान को $11.1 अरब के हथियार बिक्री पैकेज को मंजूरी भी दी थी। ताइवान में अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी पर चीन पहले से ही भड़का हुआ है। ऐसे में अब विदेश विभाग का यह बयान चीन के गुस्से को और बढ़ा सकता है। जो भी देश ताइवान के सपोर्ट में आगे आता है, उसे चीन के गुस्से का सामना करना ही पड़ता है। इसका ताजा उदाहरण जापान भी है। ताइवान को लेकर ही जापान और चीन में तनातनी बनी हुई है। ऐसे में यह पूरा ही क्षेत्र अस्थिर नजर आ रहा है।
और अब चलते चलते मैं बात करेंगे सबसे शार्प, सबसे धारदार दांतों की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में अब तक सबसे पैने या धारदार दांत किसके रहे हैं, तो आप शायद ग्रेट व्हाइट शार्क, पिरान्हा मछली या टी रेक्स का नाम लेंगे। कुछ हद तक तो आपका यह जवाब ठीक होगा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये इसका सही जवाब नहीं है। दरअसल सबसे तेज दांत रहे हैं ईल जैसे दिखने वाले कोनोडोंट्स के। ये अब धरती पर नहीं मिलते, लेकिन करोड़ों साल पहले इनकी धरती पर अच्छी खासी आबादी थी। तो आइए जरा इसके बारे में जानते हैं। दरअसल करीब 500 मिलियन साल पहले समुद्रों में तैरने वाले ये जीव ईल जैसे दिखते थे। दिलचस्प बात तो ये है कि इनके पास जबड़े नहीं थे, फिर भी ये वर्टेब्रेट्स यानी रीढ़ वाले जीव में दांत विकसित करने वाले पहले जीव थे। इनके मुंह में कैल्शियम फॉस्फेट से बना एक जटिल फीडिंग अपैरेटस होता था, जो किसी बारीक मशीन की तरह काम करता था। 2012 में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने जब हाई रिजोल्यूशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से इनके फॉसिल्स की जांच की, तो नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। साइंस की भाषा में धार को रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी टिप की गोलाई से मापा जाता है। कोनोडोंट के दांतों की टिप सिर्फ 2 माइक्रोमीटर चौड़ी थी, और तुलना के लिए समझें तो ये इंसानी बाल से भी कई गुना ज्यादा पतली और स्टील के ब्लेड से भी ज्यादा तेज थी। ये दांत महज 1-2 मिलीमीटर लंबे होते थे, लेकिन इनकी बनावट ऐसी थी कि ये अपने शिकार को स्मूथली चबा जाते थे, और जैसे ही एक दांत पुराना होकर घिसता, नया और धारदार दांत उसकी जगह ले लेता था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बायोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन का बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि करोड़ों सालों तक समुद्र पर राज करने वाले इन जीवों के पूरे शरीर के फॉसिल्स तो कम मिलते हैं, लेकिन इनके ये दांत पत्थर की तरह मजबूत और तलवार की तरह शार्प थे। तो अगली बार जब आप शार्क के दांत देखें, तो याद रखिएगा कि इतिहास में एक ऐसा जीव भी था जिसके दांत सबसे ज्यादा धारदार हुआ करते थे। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।